फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपके प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं आपका हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करने में। ठीक है, योर डाउट्स आर बिकमिंग क्रिस्टल क्लियर, योर कंसेप्ट्स आर बिकमिंग क्रिस्टल क्लियर। सो हम कर रहे थे हमारा स्टाफिंग के चैप्टर पे नोट्स का डिस्कशन, यानी कि हमने हमारा स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके नोट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में यानी कि पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टाफिंग। बेसिक्स ऑफ स्टाफिंग पे हमने डिस्कशन किया था कि यानी कि हमारा जो स्टाफिंग है वो होता क्या है, स्टाफिंग होता क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है और एक दो क्वेश्चन अच्छे नंबर 5 to 6 नंबर्स पे जनरली केस स्टडीज़ में आता ही है कि स्टाफिंग की प्रोसेस बताओ, स्टाफिंग का कोई कंपोनेंट बताओ। तो इसे आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द स्टाफिंग चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। तो हमने दोस्तों पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर है, उसे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट। उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, एस्टिमेट करते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, एम्प्लॉयज़ की, उसे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ है, उसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, 3 तरीक़ों से करते हैं। एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, 3 तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस मतलब क्या होता है, इट मीन्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ employees needed by an organization for the job designed in the organization structure। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो जॉब पोजीशंस होती है उसको फिल करने के लिए हम स्टाफिंग फंक्शन करते हैं। एंड वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, न्यू एम्प्लॉयज़। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि कितने न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वर्कलोड एनालिसिस में। एंड फिर होता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में क्या होता है, इट मीन्स चेकिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग। यहाँ पर जितने पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर कितने ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग, जितना हमारे पास ऑलरेडी उस टाइप एंड उस क्वालिफिकेशन के लोग हैं वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस यानी कि कितने न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है वो हम देखते हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या देखते हैं कि ऑलरेडी उस टाइप के एम्प्लॉयज़ या उस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, एंड फिर हमने जो वर्कलोड एनालिसिस किया एंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग करते हैं एक कंपैरिजन। तो देखो एग्जाम्पल के लिए हम एक बात करते हैं कि
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी दिया था एग्ज़ाम्पल कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, 250 लोगों की ज़रूरत है, 250। हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, 250 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। वर्कलोड एनालिसिस से हमें ये पता चला। लेकिन जब हमने वर्कफोर्स एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि उनमें से 250 लोगों में से ऑलरेडी हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो उस टाइप के क्वालिफ़िकेशंस एंड उस टाइप के एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो 250 लोगों की रिक्वायरमेंट में से हमें ये पता चला कि 100 लोग ऐसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास वो टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी है। तो अब हमें जो स्टाफिंग करनी है वो कितने लोगों की करनी होगी दोस्तों, 150 लोगों के लिए हमें स्टाफिंग करनी है। ठीक है, तो 150 लोगों की हमें स्टाफिंग करनी है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट यानी कि हमने एक एस्टिमेशन लगा लिया कि हमें कितना स्टाफिंग करना है, कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको क्लियर है। वर्कलोड एनालिसिस में न्यू एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस में ऑलरेडी उस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं वो हम देखते हैं, एंड कंपैरिजन में देखते हैं कि एक्चुअली हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। सो आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर है दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप होती है स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट की। अभी हमने देखा कि हमें 150 लोगों की ज़रूरत है, तो 150 लोगों में से हम लोग क्या करेंगे, अब रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट यानी कि आफ्टर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्ट द रिक्रूटमेंट बाय वेरियस वेज। हमने जब स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, तो हमने वेरियस सोर्सेज देखे थे जिससे कि हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट यानी क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस है उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं, हमारी जॉब पोजीशन के लिए हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं, ऐसी पैकेजेस देते हैं जिससे कि कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम लोग हमारी जॉब पोजीशन के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन है उसके लिए कैंडिडेट्स को, देखो दोस्तों, जब कोई कैंडिडेट, जब कोई बंदा, जब कोई पर्सन स्टाफिंग प्रोसेस में होता है, ड्यूरिंग द स्टाफिंग प्रोसेस वो पास होता रहता है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, कैंडिडेट कहते हैं। कैंडिडेट कहते हैं। लेकिन जब वो स्टाफिंग में सिलेक्ट हो जाता है, जब हम उसकी स्टाफिंग जो प्रोसेस चल रही होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तब वो क्या बन जाता है, एक एम्प्लॉय बन जाता है। तो जब भी हम स्टाफिंग प्रोसेस एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कभी भी स्टाफिंग प्रोसेस में एम्प्लॉय नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, कैंडिडेट लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कैंडिडेट बनकर आया है जो हमारी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाला है। तो दोस्तों अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या करा, सबसे पहले तो जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट थी वो हमने एस्टिमेट की, एंड उसके बाद हमने हमारी जॉब पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट किया। हमने ऐसे पैकेजेस दिए, ऐसे पर्क्स दिए जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करे। तो दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आ गए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ सिलेक्शन। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। सिलेक्शन में क्या हुआ, आफ्टर रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ वी सिलेक्ट और चूज़ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट। तो बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट जो हमने डिस्कस किए थे, तो वेरियस टेस्ट्स के थ्रू हमने क्या करना है, द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन है उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसे हमने चूज़ करना है, उसे हमने सिलेक्ट करना है बाय वेरियस टेस्ट, बाय कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट। अलग अलग प्रकार के टेस्ट
हम उनके टेस्ट लेंगे, जिससे कि जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें मिल सके। तो हमने सबसे पहले एस्टिमेशन किया मैन पावर रिक्वायरमेंट का, फिर हमने रिक्रूटमेंट किया, फिर हमने मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर हमारा जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसे उसके जॉब पोजीशन पे प्लेस करना है, उसे उसके जॉब पोजीशन पर बिठाना है। दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स प्लेसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। अब हमारा वो धीरे धीरे एम्प्लॉय बन रहा है एट हिज जॉब पोजीशन, तो हमने उसके जॉब पोजीशन पे उसे बिठाना है, उसे प्लेस करना है, जिसे हम कहेंगे प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन यानी कि इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय, है ना। तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इस न्यू एम्प्लॉय के साथ इंट्रोडक्शन कराना, उसे हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन। उसे हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन। आप ये इमेज देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये बंदा हाथ मिला रहा है। दोस्तों ये बंदा जो हाथ मिला रहा है, ये वाली इमेज, तो ये क्या कहलाती है, दैट इज़ ओरिएंटेशन, दैट इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो आई होप आपको क्लियर है कि सिलेक्ट होने के बाद हम उसको जॉब पोजीशन पे बिठाते हैं एम्प्लॉय को, एंड हमारे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं। फिर क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इन्हांसिंग द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय दैट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब, जो उस बंदे का जॉब है, उससे रिलेटेड उसकी स्किल्स को इन्हांस करना। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो टीचर ये एम्प्लॉयज़ को पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग। दैट इज़ कि वो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दैट ही कैन वर्क एफिशिएंटली। तो जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंटली काम करे, इसीलिए ट्रेनिंग मिल रही है। तो स्टाफिंग में पहली बात होती है ट्रेनिंग की, एंड दूसरी बात होती है डेवलपमेंट की। वेयर एज डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। दोस्तों ये इमेज आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसका क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ट्रेनिंग यानी कि क्या होता है, ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इट वर्क्स नॉट ओनली टू बिकम अ गुड एम्प्लॉय बट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि जब हम उसका उसके डेवलपमेंट पर जब हम ध्यान देते हैं, तो वो एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग भी बने, ठीक है, एक अच्छा मानव, एक अच्छा मनुष्य भी बने। सो आई होप आपको ये वाली प्रोसेस क्लियर है। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा हमने रिक्रूटमेंट किया, फिर सिलेक्शन किया, फिर हमने क्या करा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जनरली क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इट मीन्स इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज़ करंट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो हमने क्या करा होगा, जब प्लानिंग करी होगी तो हमने एम्प्लॉय के लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते हैं, जो उसका करंट परफॉर्मेंस है, जो अभी वो परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस उसको जो करंट उसका परफॉर्मेंस है और उसका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने सेट किया, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब जब बंदा ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हुआ है तो वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे काम करेगा क्या, वो ये नहीं चाहेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे, उसकी डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर क्या करता है, स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक कैरियर प्लानिंग भी करी जाती है एम्प्लॉय की, एंड उसे प्रमोशंस भी दिए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द कैरियर रिलेटेड इशूज़ ऑफ द एम्प्लॉय,
है ना। तो जो उसके कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसे भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है, ताकि एम्प्लॉय को बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनका क्या हो, डेवलपमेंट भी हो, एंड उन्हें क्या मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कैरियर प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी बातें क्या होती है, स्टाफिंग प्रोसेस में ही होती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर दी नोट्स, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप क्या होती है, कंपनसेशन। अब जो सर्विसेज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी है, कंपनी को दी है, उसके बदले में एम्प्लॉय भी कुछ चाहता है, उसको हम कहेंगे रिन्यूमरेशन, उसे हम कहेंगे कंपनसेशन। तो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है, इट मीन्स पेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसे हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं, उसे हम एक तरह से सैलरी देते हैं, है ना। उसने जो सर्विसेज रेंडर की है उसके लिए उसे कुछ रिटर्न में भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंपनसेशन भी करते हैं एम्प्लॉयज़ का। इट मीन्स पेइंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड वर्कर्स फॉर द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो ये क्या हो सकता है, फाइनेंशियल यानी इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, और नॉन फाइनेंशियल इन काइंड भी हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंसेंटिव्स, मतलब कंपनसेशन, ये जो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर है दोस्तों। So thanks for watching my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.